हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास में कॉलम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग आपको इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक इनिशियल जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आज जो आगे डिस्कशन करेंगे ये हम लोगों का मेनली होगा कि हम लोग किस तरह से वो सारे फार्मूलाज जो आए उससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी होगा और आईएस कोड हम लोगों को क्या कहता है कॉलम से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो आज आप पढ़ेंगे ये सारा आपका बनाएगा फार्मूला। हम लोग अब फार्मूला की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि कॉलम में एक टाइप हम लोगों को पढ़ना है। उस टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से सिर्फ एक्सियली लोडेड कॉलम्स। लेकिन अब कॉलम 3 टाइप के होते हैं, लोडिंग 3 तरीके से आ सकता है। तो हम लोग कैसे एक्सियली लोडेड कॉलम स्टार्ट करेंगे वो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग आप कह सकते हैं एक तरह से कि हम लोग यहाँ तक लास्ट क्लास में कर लिए थे, अभी हम इस टर्म को छोड़ देते हैं सेंटेंसिटी को। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं वापस से। अब जो हम लोगों का बेसिक थ्योरेटिकल वाला जो पार्ट स्टार्ट हो जाता है कि जब हम लोग यूनिट नंबर 5 पढ़ने आए तो लास्ट वाले क्लास से आपको कितना थ्योरी मिला, एक थ्योरी मिला आपको इफेक्टिव लेंथ का, इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपको थ्योरी मिला, ये स्लेंडरनेस रेशियो को तो कंबाइन कर देगा, एक थ्योरी मिला आपको कंबाइन ये क्लासिफिकेशन का। तो 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको मिला, एक ये, दूसरा कि आपको पूछ देगा स्लेंडरनेस रेशियो एक पार्ट में और इफेक्टिव लेंथ एक पार्ट में, बोलेगा दोनों को एक्सप्लेन कीजिए, 2-2 मार्क्स में पूछ सकता है, तो वहाँ से आपको ये मिल सकता है। तो मतलब टोटल आपको 2 थ्योरी क्वेश्चंस अभी लास्ट वाले क्लास में आपको डिस्कस हुए थे, ठीक है। अब ये सारे थ्योरी को कन्वर्ट करेंगे हम इस तरह के, ये जितने आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये आईएस कोड प्रोवाइड करता है, यहाँ आपको पहुँचाएंगे। अब उसके लिए क्या होगा कि कुछ हम लोग पहले फिर से एजम्पशन मानेंगे। जैसे हम लोग जब बेंडिंग कर रहे थे फ्लेक्सर, तो उस केस में हम लोग एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ही पढ़ रहे हैं। मतलब हम लोग अभी वो फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं जो बिल्डिंग्स को तोड़ेंगी। और साथ साथ जब हम लोग बीम किए थे तो उसमें हम आपको डिफ्लेक्शन का एक स्टेप ऐड कर दिए थे, जो सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है। मतलब बिल्डिंग में बीम टूटेगा तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से टूटेगा, उसकी वजह से स्टील लगा दिए। लेकिन साथ साथ ये भी चेक कर लिए कि जो हम बीम का साइज़ दे रहे हैं हो सकता है वो टूटेगा नहीं, लेकिन कहीं उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि डिफ्लेक्शन कैलकुलेट नहीं किए। जैसे आप अपने मॉस टॉस में पढ़ते हैं कि आपको कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर यूडीएल आ रहा है, उसका मैक्सिमम आपको जो अगर डिफ्लेक्शन है तो वो 5WL4/384 EI होगा, वो आप डेल्टा उससे निकालते। वो चीज़ें हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, वो अभी आपको इनिशियल लेवल पे करना भी नहीं होता है। जब आप बीटेक लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा और फिर निकाल करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप डिप्लोमा लेवल पे क्या दिखाएंगे, डिप्लोमा लेवल पे आप सिर्फ ये दिखाएंगे कि हम जो बीम का साइज़ प्रोवाइड किए हैं, फॉर एग्जांपल 300/500 का आप बीम प्रोवाइड किए कैलकुलेशन करने के बाद, तो आप आईएस कोड के क्राइटेरिया के हिसाब से उसको चेक कर लेंगे कि आईएस कोड कहता है कि अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लोगे, L/D वाला जो आपको स्पैन बाई इफेक्टिव डेप्थ वाला जो क्राइटेरिया था, आईएस कोड कहता है कि अगर इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर लोगे, सिंपली सपोर्टेड के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होना चाहिए। ये आपको क्राइटेरिया बताया था, सॉरी, स्पैन बाई इफेक्टिव डेप्थ शुड बी लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया आपको बताया था आईएस कोड। अगर आप इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आपका डिफ्लेक्शन जो है वो आपका बच जाएगा, ठीक है। मतलब डिफ्लेक्शन क्या होगा, लिमिट के अंदर आ जाएगा। एग्जैक्टली कितना आया अभी हम लोग वो कैलकुलेट नहीं किए, वो तो हो गया आपको एनालिसिस वाला पार्ट जो आप मॉस टॉस में पढ़ते हैं, वहाँ आप करके आ जाए डबल इंटीग्रेशन मेथड से निकाल लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली आपके फॉर्मूलाज बन गए, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूलाज में W और ये E और I सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। वो वाला पार्ट अभी आरसीसी में डिप्लोमा लेवल पे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये हम लोग क्या किए कि हम लोग वहाँ पे जब ये जो कैलकुलेशंस किए वो क्या किए, हम लोग बेंडिंग की वजह से जो बीम टूट सकता है उसको हम लोग बचाए। तो उसको हम लोग जो बचाए, वो जो कैलकुलेशंस निकाले, वो एक्चुअल में कैलकुलेशंस क्या निकाल रहे हैं हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का कैलकुलेशन करके फॉर्मूला बना दिए, उस फॉर्मूला के हिसाब से सेफ डिसाइड कर दिए हम लोग, आईएस को डिसाइड किया, हम लोग उसको कैलकुलेट करके निकाल दिए। अब बेंडिंग की वजह से हो रहा था, उसमें फ्लेक्सर लिखा हुआ था। अब आपका क्या है कि अब आपका बीम का कहानी नहीं चल रहा है, कॉलम का कहानी चल रहा है। अब इसमें फ्लेक्सर नहीं आएगा। आपको लास्ट क्लास में बताया कि 80% जो है वो आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स आता है, उसकी वजह से कॉम्प्रेशन आता है। 10% कहीं पे टेंशन, 10% कहीं पे बेंडिंग का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आपको मेजर जो होगा वो कॉम्प्रेशन होगा। तो हम लोग जो एजम्पशंस पढ़ेंगे वो सारे अब क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्रेशन वाले। अब फ्लेक्सर वाले नहीं पढ़ेंगे, अब कॉम्प्रेशन वाले पढ़ेंगे। अब एग्जाम में आपको क्या करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा थ्योरी में कि व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और साथ में लिख देगा कॉम्प्रेशन, या फिर साथ में लिख देगा फ्लेक्सर।
तो आपको कंप्रेशन और फ्लेक्सर दोनों के एजम्पशंस याद होने चाहिए, और ये बहुत अब आसान लगेगा क्योंकि अब आप एजम्पशंस पढ़ चुके हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्सर वाला। उसमें आपको 5 एजम्पशंस लिखाए थे कि आपका प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, उसके बाद मैक्सिमम जो स्ट्रेन होगा कंक्रीट में वो 0.0035 होगा, उसके बाद नी कंक्रीट में आपको जो बीम में आपका जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन है टेंशन जोन, वहाँ का हम लोग कंक्रीट को हम लोग इग्नोर कर देंगे कि वहाँ पे कंक्रीट नहीं है। उसके बाद उसमें आपका जो स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा वो 0.87 FY/ES प्लस 0.002 आएगा। ये सारे एजम्पशन आप बेंडिंग वाले में निकाल लिए। अब क्या हो गया कि जब कोलैप्स वाला कंप्रेशन वाले का जब आपको एजम्पशन निकालना है तो वो सारे जो आप अभी हम आपको जितना भी एजम्पशन डिस्कस करके बताए जो आप पहले पढ़े हुए हैं वो सारे आ जाएंगे आपके पॉइंट नंबर A, B, C, D एंड E एज इट इज़ आ जाएंगे। और जब कंप्रेशन की बात होती है तो टोटल इसमें 7 एजम्पशन हो जाता है। अब आपको ऐड हो जाएगा F और G जो हम आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये और ये। मतलब अभी हम नोट्स में क्या किए यहाँ कि द एजम्पशंस इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इंक्लूड्स ऑल दोज एजम्पशंस टेकन अर्लियर इन फ्लेक्सर प्लस दीज एजम्पशंस। अब एग्जाम में आपको अगर मान लीजिए कि पूछता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कंप्रेशन का आप एजम्पशन बताइए, तो उस केस में आप ये नहीं लिख देंगे कि पहले जो फ्लेक्सर में लिए हैं वो वाला एज इट इज़ और प्लस ये दो, नहीं, ये हम आपको बता रहे हैं कि आपको वो वाला एज इट इज़। अदरवाइज फिर यहाँ पे दोबारा वो 5 लिखते और फिर इन दोनों को ऐड करते। तो हम आपको नोट्स में इस तरह से यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको अगर कंप्रेशन पूछा जाता है तो वो 5 तो याद रहना ही चाहिए, साथ में ये 2 याद रहना चाहिए। अगर आपको फ्लेक्सर पूछता है तो सिर्फ वही 5 आपको लिखना है। तो उधर के 5 एजम्पशंस उम्मीद करते हैं कि अब बेंडिंग वाला जब आप चैप्टर पढ़े होंगे यूनिट नंबर 3 तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब 2 और ऐड करना है। अब क्या है ये, सुनिए पढ़िए इसको। द मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इन एक्सियल कॉम्प्रेशन इज टेकन एज 0.002। आप जब बेंडिंग पढ़े थे तो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन बेंडिंग जब लिए थे तो कितना लिए थे, 0.0035। और इस 0.0035 के हिसाब से आप पूरा न्यूमेरिकल में जितना भी फॉर्मूला आप यूज़ किए हैं वो सब इस स्ट्रेन के हिसाब से कैलकुलेट होकर निकला था। आपको हम दिखाए भी थे, स्ट्रेन डायग्राम बताए, स्ट्रेस डायग्राम बताए। स्ट्रेन का वैल्यू रखे 0.0035, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन किए। फिर आपका मोमेंट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का एक फॉर्मूला बना, फिर उसके हिसाब से आप एक्स यू निकाले, एक्स यू को चेक किए। तो ये सारा क्या हुआ, बेंडिंग के केस में मैक्सिमम स्ट्रेन जो आ गया कॉम्प्रेसिव, जो आपका ये बीम था, इस बीम के टॉप वाले पोर्शन में कॉम्प्रेशन आएगा, बॉटम वाले पोर्शन में टेंशन आएगा। तो यहाँ जो आप ऐसा स्ट्रेन डायग्राम बनाए थे इस वाले का वैल्यू आप लिखे थे 0.0035। अब कॉलम के केस में क्या कह रहा है कि जब एक्सियल कॉम्प्रेशन आएगा तो तब जो आपका कॉलम, अब क्योंकि एक्सियल कॉम्प्रेशन किस में आएगा, कॉलम में आएगा, तो कॉलम में जब एक्सियल कॉम्प्रेशन आएगा तब जो आपका मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन होगा अब वो 0.0035 नहीं रह करके 0.002 हो जाएगा। और अब जो आपका जो आगे फॉर्मूला जो आपको अब दिया जाएगा वो 0.002 के हिसाब से वो फॉर्मूला बना हुआ होगा। मतलब अब आपको इसका काम नहीं है, अब आपको इसको निकालना नहीं पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि अब एक बार आप सारा कैलकुलेशन पढ़ लिए कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे आया था, उसी हिसाब से आप सारा फॉर्मूलाज देख लिए कैसे आया था। तो अब दोबारा से वो डेरिवेशन नहीं करना है, ना वो डेरिवेशन एग्जाम में आएगा, ना वो डेरिवेशन आपको करना है। इनफैक्ट वो बीटेक वाले को भी नहीं करना होता है। अब आपका फॉर्मूला बहुत आसान सा बन जाएगा बिना किसी डेरिवेशन का। सिर्फ 2 स्टेप्स में आपको हम लिख करके दिखा देंगे कि आपका फॉर्मूला क्या है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 0.002 कॉलम के अंदर में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन आएगा, बीम के अंदर में 0.0035 आएगा। और ये आपका इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ये वाला जो एजम्पशन है, पूरा एजम्पशन थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो है ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या करेगा, इंग्लिश में ये पूरा लाइन को लिख देगा और ऑप्शन में जो है वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 0.002, 0.0035, 0.0025, इस तरह से करके 4 ऑप्शन दे देगा ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि कॉलम में स्ट्रेन कम हो जाता है 0.002, बीम में थोड़ा स्ट्रेन ज़्यादा अलाउड हो जाता है 0.0035। ठीक है, ये हो गया पहला एजम्पशन कॉलम के अंदर में जो आपको उन 5 के अलावा पढ़ना है। दूसरा, द मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन एट द हाईली कॉम्प्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर इन कॉन्क्रीट सब्जेक्टेड टू एक्सियल कॉम्प्रेशन एंड बेंडिंग एंड व्हेन देयर इज नो टेंशन ऑन द सेक्शन शैल बी 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स द स्ट्रेन। छोड़ दिए इसको, हम आपको यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और हम आपको समझा देते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब जब समझा देंगे फिर उसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपका एक कॉलम है, प्लान बना रहे हैं हम टॉप से,
इसमें आप यहाँ पे कुछ ऐसे रेनफोर्समेंट दिए, और इसको आप क्या किए कि आप टाइज से इसको टाई कर दिए। इस तरह से अब आपका जब आपके इसमें सिर्फ एक्सियल कंप्रेशन आ रहा है, तो एक्सियल कंप्रेशन आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कोई टेंशन कोई बेंडिंग तो आएगा नहीं, तो आपका स्ट्रेन कितना है 0.002। लेकिन अगर एक्सियल कंप्रेशन के अलावा बेंडिंग भी आया, अब चाहे वो यूनी एक्सियल आ जाए यहाँ पे आ जाए, चाहे वो बाई एक्सियल आ जाए यहाँ पे आ जाए, कोई भी केस आ जाए, तो इस एक्सिस से इधर अगर आपका लोड पड़ रहा है तो इधर ज़्यादा फोर्स आएगा, ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, और इधर कम स्ट्रेस आएगा। अगर इस एक्सिस से इधर लोड पड़ रहा है तो इधर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, इधर कम स्ट्रेस आएगा। उसी हिसाब से इधर ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, इधर कम स्ट्रेन आएगा, अगर लोड इधर पड़ रहा है तो अगर हम इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाएं, मान लेते हैं मेरा लोड यहाँ एक्ट कर रहा है, अब मेरा क्या हो रहा है कि बेंडिंग भी आ रहा है एक्सियल कंप्रेशन के साथ साथ। तो जब मेरा एक्सियल था प्योर तो स्ट्रेन कितना था मैक्सिमम 0.00। जब इसका एक हम डायग्राम यहाँ बना देते हैं शॉर्ट में, ये मेरा कॉलम था और इसमें लोड मेरा बिल्कुल सेंटर पे पड़ रहा था, तो जब सेंटर पे लोड पड़ रहा था तो इसका जो स्ट्रेन डायग्राम बना ये कुछ ऐसा बना, ये वाला वैल्यू हो गया 0.002। क्योंकि इसमें अब क्या है कि सिर्फ कंप्रेशन आया। अब जैसे आप बीम पढ़े थे तो बीम में आप स्ट्रेन डायग्राम कैसा बना रहे थे, ऐसा बना रहे थे, ये प्लस था तो ये माइनस था, ये वाला कंप्रेशन था तो ये वाला टेंशन था। अब ये वाला न्यूट्रल एक्सिस था, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे बीम में टेंशन, ऊपर बीम में कंप्रेशन आ रहा था। कॉलम में क्या हो रहा है कि आपका एक्सियल कंप्रेशन आ रहा है, मतलब टोटल कंप्रेशन है। इसका मतलब है कि ये वाला डायग्राम अगर हम आगे इस तरह से ऐसे बढ़ाते, या इसको हम अगर हम इसको आगे इस तरह से ले जाते तो आपका यही वाला डायग्राम के जैसा बन जाता, मतलब टोटल यहाँ कंप्रेशन होता, यहाँ टेंशन हो जाता। लेकिन क्योंकि ये एक्सियल कंप्रेशन ही इसमें से पा रहा है, मतलब इसमें यहाँ तक का जो स्ट्रेस है ये टोटल का टोटल क्या है, कंप्रेसिव ही आएगा। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट इसमें आएगा ही नहीं, इसलिए हम लोग इसको बनाते हैं सिर्फ इतना, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ इतना ही दूर बनाते हैं। अब क्या हुआ कि अब आपका एक्सियल कंप्रेशन नहीं आ रहा है, एक्सियल कंप्रेशन के साथ साथ अब आपका बेंडिंग भी आ रहा है। अब बेंडिंग आ रहा है तो यही सेम जो आपका ये डायग्राम है, ये आपका अब इसमें क्या है, ये वाला फेस में मान लेते हैं कि लोड इधर पड़ रहा है, तो ये वाला फेस में क्या है, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो गया, क्योंकि जस्ट यहाँ लोड पड़ रहा है तो रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा आएगा, तो कंप्रेसिव इसमें इफेक्ट आएगा। और ये वाला पोर्शन उठना चाहेगा, ये वाला नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाला ऊपर की तरफ आना चाहेगा। इसका मतलब इसमें कंप्रेशन तो इसमें टेंशन आएगा। तो जब टेंशन आएगा तो ये वाला जो है आपका कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा ही सा आएगा, बहुत ज़्यादा तो आएगा नहीं, तो ये कुछ ऐसा बनना चाहेगा। और जब ये अब क्योंकि अब हम आपको ये कैसे बता पा रहे हैं कि ये ऐसा बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर टेस्ट हुआ। आपको डायग्राम ये वाला जो है ये आपको IS कोड नहीं प्रोवाइड करता, मगर SP16 मतलब जो और बहुत सारे जो आपको कोड्स हैं वो आपको ये डायग्राम बताते हैं स्ट्रेन का, कि जब भी कॉलम में एक्सियल लोड के साथ साथ आपको बेंडिंग भी आता है, जब बेंडिंग आता है तो फिर आपका यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेन है ये वाला वैल्यू बदल जाता है। अब ये कितना बदल जाता है, तो ये वाला यहाँ पे कोई एक वैल्यू आया, कुछ भी मान लेते हैं, अभी इसको x वैल्यू मान लेते हैं, अभी हम लोगों को ये नहीं पता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन आया, अब यहाँ से ये स्ट्रेन कम होना शुरू हुआ, ये है कॉम्प्रेसिव, ये कम होते 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 ये न्यूट्रल एक्सिस तक आया, फिर उसके बाद ये टेंसाइल बन गया। अब ये वाला जो फाइबर, ये वाला जो एज है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम फाइबर, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम फाइबर। एक्सट्रीम फाइबर मतलब क्या, फाइबर कहते हैं एक मटेरियल को, तो एक्सट्रीम फाइबर का मतलब है कि सेंटर से सबसे दूर का पोर्शन। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस फेस की और इस फेस की, तो सबसे एक्सट्रीम क्या हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अगर हम लोग इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में बात करते तो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम ये और ये हो जाता। हम लोग यहाँ पे बीम की बात करते थे इस तरह से, तो सब यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस जाता था, तो न्यूट्रल एक्सिस से कौन सबसे ज़्यादा दूर था, ये दूर था और ये दूर था, तो इसको बोलते थे एक्सट्रीम को आपको फाइबर कॉम्प्रेशन का, और एक्सट्रीम फाइबर आपका टेंशन का। उसी तरह से यहाँ पे आपका एक्सट्रीम फाइबर ये भी है, एक्सट्रीम फाइबर ये भी है।
अब ये वाला एक्सट्रीम फाइबर में क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है तो ज़्यादा आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये एक्सट्रीम फाइबर है, मैक्सिमम स्ट्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मिनिमम स्ट्रेस्ड है। अगर यहाँ सबसे ज़्यादा है तो आप इस डायग्राम को ही देखिए, ये कम होते होते यहाँ तक आ रहा है कुछ ये वाला वैल्यू, ये रिमेनिंग वाला जो है इसको हम देखते हैं ये इरेज होगा कि पूरा ही हट जाएगा, पूरा ही हटेगा। ये यहाँ से कुछ ऐसा आ रहा है, रिमेनिंग वाला को जो यहाँ से आगे जाता हम उसको हटा दिए अभी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो स्ट्रेन है ये आपको कम आ रहा है और यहाँ जो स्ट्रेन है ये आपको ज़्यादा है इससे, इसके कॉम्पेटिवली। तो ये आपको समझ में भी आ रहा है कि लोड इधर पड़ रहा है, इसलिए अगर आप इधर एज्यूम करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेन हो गया, यहाँ पे आपका मिनिमम स्ट्रेन हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, मान लीजिए ST स्ट्रेन इन आपका, या CT बोल दीजिए स्ट्रेन इन कॉलम। और आपका ये किस साइड में होगा, ये जिधर आपका टेंशन वाला साइड आएगा, मतलब इधर आया नहीं टेंशन लेकिन आता, ठीक है। तो ये आपका हो गया एप्सिलॉन ST। अब IS कोड कहता है कि ये वाला वैल्यू कैसे निकालोगे, तो IS कोड कहता है कि ये वाला वैल्यू के लिए जो बेंडिंग में होता था 0.0035 माइनस 3/4 ऑफ ये वाला स्ट्रेन एप्सिलॉन CT कह लो इसको। IS कोड इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिखता है 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन CT। एक ही बात हुआ, 3/4 लिख लीजिए या 0.75 लिख लीजिए। तो ये कहना चाहता है कि इधर का जो स्ट्रेन होगा उसका वैल्यू ये लेके चलना है, इधर का जो स्ट्रेन होगा वो तो जो हम लोगों का आएगा टेस्ट में रिजल्ट्स में वो वैल्यू होगा, उसका 3/4 हम लोग वैल्यू क्या करेंगे इस वाले में से माइनस कर देंगे। तो ये वाला जो मैक्सिमम है वो मेरा 0.0035 बेंडिंग में होता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेंडिंग भी आ रहा है और एक्सियल फोर्स भी आ रहा है, तो सिर्फ बेंडिंग वाला तो ले नहीं सकते हैं, एक्सियल फोर्स को भी ध्यान में रखना होगा। अगर यही बीम होता तो सिर्फ 0.0035 स्ट्रेन ले लेते एजम्पशन के हिसाब से। यहाँ पे सिर्फ बेंडिंग नहीं होकर के एक्सियल फोर्स भी, और एक्सियल फोर्स ज़्यादा गवर्न कर रहा है, तो इसलिए उसका इफेक्ट है ये वाला जिसको माइनस करेंगे, किस में से, बेंडिंग वाले में से माइनस करेंगे। अब यही चीज़ को यहाँ पढ़िए। अब ये जो कह रहा है ये यही कह रहा है कि द मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन एट द हाईली कॉम्प्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर, कौन सा वाला था हम लोग के केस में, ये वाला था, ये वाला हाईली कॉम्प्रेस्ड, इसको हम लोग माने अभी, ठीक है। तो हाईली कॉम्प्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर में जो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन होगा सब्जेक्टेड टू एक्सियल कॉम्प्रेशन एंड बेंडिंग, मतलब उस कॉलम के ऊपर एक्सियल कॉम्प्रेशन भी आ रहा है और बेंडिंग भी आ रहा है, तो उस केस में एंड व्हेन देयर इज नो टेंशन, मतलब टेंशन हम लोग कहाँ लिए, हम लोग लिए कि टेंशन आता, लेकिन टेंशन आता ऐसे इधर, तो इस वाले कॉलम तक में तो आपको टेंशन नहीं आया ना, ये तो कॉम्प्रेशन ही रह गया ना। तो जब कह रहा है कि जब टेंशन नहीं आएगा उस केस में सेक्शन में जो होगा वो स्ट्रेन कितना होगा, 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स द स्ट्रेन एट द लीस्ट कॉम्प्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा जो कहना चाह रहा है, वो यही कहना चाह रहा है कि लीस्ट स्ट्रेस्ड वाला का जो स्ट्रेन है उसका 0.75 टाइम्स जो वैल्यू होगा वो हम लोग 0.0035 में से माइनस करेंगे और वो मेरा मैक्सिमम वाले साइड का मेरा स्ट्रेन का वैल्यू होगा। यही कह रहा है ये आपका दूसरा वाला एजम्पशन, ठीक है। इसी के लिए इस वाले को इतना एक्सप्लेन किया आपको। और ये वाला जो है ऑब्जेक्टिव में क्या करता है कि आपको ये सारा लैंग्वेज वो लिख देगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देगा ये पूरा, और इसको ऑप्शन में लिख देगा 0.0035 माइनस 0.75 ऑफ एप्सिलॉन ST CT कुछ भी लिख देगा। एक लिख देगा 0.002 माइनस 0.75 एप्सिलॉन ST, एक लिख देगा 0.0035 माइनस एप्सिलॉन ST, एक दे देगा 0.002 माइनस एप्सिलॉन ST। अब अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न इसमें कहीं ना कहीं रह गया कि ये याद नहीं रहा या ये याद नहीं रहा, तो इस तरह से ऑप्शन बना के आपको दे देगा। और या नहीं तो एक क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्टली द मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इन एक्सियल कॉम्प्रेशन। एक्सियल कॉम्प्रेशन हुआ मतलब बेंडिंग की बात नहीं हो रही, बेंडिंग की बात नहीं हो रही है मतलब ये वाला एजम्पशन नहीं लेना है। तो ये वाला आपको थ्योरी में काम नहीं आएगा आपके सिलेबस में, क्योंकि ये वाला आपके सिलेबस से बाहर हो गया। आपके इसमें एक्सियल कॉम्प्रेशन के साथ साथ बेंडिंग आ गया और आपको वो पढ़ना नहीं है। तो ये सिर्फ आपको एजम्पशन में पूछ सकता है, एजम्पशन में ये लिखना है। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का पूछ सकता है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर नहीं करना है। नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर सिलेबस में रहा तो वहाँ करेंगे, या नहीं तो आप इसको बीटेक में करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एजम्पशन।
अब ये एजम्पशन एक थ्योरी क्वेश्चन की तरह से आप इसको भी समझिए, क्योंकि इसमें आपको हो सकता है कि अभी बहुत डेप्थ में समझ में नहीं आया होगा कि क्या सब करना था, तो आप इसको सिर्फ एक एजम्पशन थ्योरी की तरह से रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हो गया मेरा यहाँ पे सारा स्टोरी थ्योरी वाला यहाँ पे कंप्लीट। अब जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, या तो ऑब्जेक्टिव होंगी और या नहीं तो आपको फॉर्मूला बनेगा उससे। सबसे पहला चीज़ कि आईएस कोड क्या कहता है कि हम लोग किस तरह से अपना कॉलम वगैरह लेंगे, तो आपको पता है कि हम उसमें लगाएंगे लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट को हम शॉर्ट में आरएफ लिख देते हैं। इसी को हम लोग मेन बार भी कई बार बोल देते हैं। मेन बार्स क्या है, ये मेन बार्स यहाँ पे हम बना देते हैं। ये आपका कॉलम में ये वाला जो आपका स्टील है, जो अभी हम ग्रीन से बना रहे हैं, ये वाला कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। जो आप कॉलम में देखते हैं, अगर हम इसको 3D बना दें इस तरह से, तो ये वाला जो बार है ये आपका इस तरह से ऐसे चलता रहता है, ग्राउंड से लेकर के बाहर निकला रहता है। इस बार को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। एक तो हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। आईएस कोड इसके लिए कुछ कहानी समझाता है। दूसरा आईएस कोड समझाता है हम लोगों को टाइज के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को टाइज बोल देते हैं। अब ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या होता है कि जो इसको इस तरह से एक रिंग जो है, इसमें बैक भी नहीं होता ना, इसको जो सारे लॉन्गिट्यूडिनल बार्स को जो एक रिंग इस तरह से बांधा हुआ है, इसको हम लोग बोले टाइज। अब ये एक आप ऊपर से देखें, फिर थोड़ी देर बाद ये एक नीचे ऐसे होगा, फिर उसके बाद फिर थोड़े स्पेसिंग पे इस तरह से होगा, ऐसे करके ही आप देखते हैं अपने जब आप कॉलम बनता हुआ देखे होंगे तो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोले टाइज। तो टाइज के बारे में भी अब आपको कुछ आईएस कोड स्टोरी समझाता है। क्या क्या समझाता है लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट के बारे में। सबसे पहले आईएस कोड कहता है कि इस कॉलम में अगर कोई लोड बहुत कम भी पड़े तो भी आपको इस पूरे कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो मिनिमम स्टील देना पड़ेगा। आप बीम में भी पढ़े थे कि मिनिमम स्टील का फॉर्मूला था 0.85 डिवाइडेड बाई FY। ये आपका मिनिमम स्टील का परसेंटेज का फॉर्मूला था, और इसमें आप BD मल्टीप्लाई कर देते थे तो आपको एरिया ऑफ स्टील निकल जाता था। तो मिनिमम परसेंटेज का फॉर्मूला स्टील में ये वाला था, जिसमें आप FY रखते थे 500 तो ये वैल्यू आता था 0.17%, 415 रखते थे तो 0.2% आता था, और 250 रखते थे तो 0.34% आता था। ये 0.34% क्या है कि आपके इस क्रॉस सेक्शन का आपका कितना परसेंटेज जो है वो कंक्रीट रहेगा, कितना रिमेनिंग स्टील रहेगा। तो इतना आपका स्टील रहता था, रिमेनिंग कंक्रीट रहता था, यही होता था। मान लेते हैं अगर ये 100 mm स्क्वायर का है तो उसके हिसाब से अगर आपको 0.34 देना है तो 0.34 परसेंटेज है, तो ये 100 mm स्क्वायर है तो 100 mm स्क्वायर का 0.34 परसेंटेज निकाल लीजिए। बहुत कम वैल्यू होगा, उतना हम लोगों को स्टील देना पड़ता था। ठीक है, तो आईएस कोड कहता है कि अगर आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कॉलम्स के केस में आपको जो प्रोवाइड करना है वो 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। और इसमें ध्यान देना है कि इसमें क्रॉस सेक्शन में B/D में ये इफेक्टिव डेप्थ वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई कॉलम में कोई भी पोर्शन बर्बाद नहीं होता है। कॉलम में सीधा सीधी यहाँ पे B होता है और यहाँ पे D होता है, तो डायरेक्टली B/D का आपको हो जाएगा ये। ठीक है, तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 0.8% क्रॉस सेक्शन का मतलब BD का। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से भी आ जाता है 0.8% ऑफ BD, तो वो करेक्ट है। ठीक है, दूसरा मैक्सिमम परसेंटेज कितना दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कॉलम के अंदर स्टील ही स्टील भरते चले जा रहे हैं, पता चला कंक्रीट जाने का जगह नहीं बचा, पूरा का पूरा में स्टील ही भर दिए, तो वो तो स्टील कॉलम ही हो जाएगा। इसमें इतना रेनफोर्समेंट दे दिए इस प्लान में, यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, इस तरह से करते करते इतना रेनफोर्समेंट दे दिए कि पता चला कि जब आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो बीच वाले पोर्शन में तो आप कंक्रीट ऊपर से गिराते हैं, भर देते हैं, लेकिन पता चला कंक्रीट इधर से इस पार जा ही नहीं रहा है। अब बाहर जा नहीं रहा तो यहाँ पे आप शटरिंग लगाए हुए हैं, इसमें पता चला खाली रह गया। जब आप शटरिंग खोले तो आपको पूरा रेनफोर्समेंट नज़र आ रहा है। तो इसके लिए क्या है कि जो दो रेनफोर्समेंट है उसके बीच में कम से कम इतना गैप देना पड़ता है ताकि इसमें से कंक्रीट जो है वो इस पार हो जाए, और यहाँ पे जो शटरिंग लगा हुआ है इसके अंदर भी आकर के वो गिट्टी बालू सीमेंट का पूरा जो मिक्सचर है वो उसके अंदर भी भरे।
तो इसलिए ये गैपिंग को इंश्योर करने के लिए IS कोड क्या किया कि डायरेक्टली बता दिया कि आपको 6% जो है ऑफ क्रॉस सेक्शन से ज़्यादा आप स्टील नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। 6% ही आपको मैक्सिमम स्टील देना है। उसमें भी IS कोड एक चीज़ और लिख देता है नीचे कि प्रैक्टिकल पर्पज़ में ये देखा गया कि जब हम 5.8% 5.9% स्टील देते हैं तो लीगली तो हम करेक्ट हैं, लेकिन साइट पे जब देखा गया है कि जब उसमें रेनफोर्समेंट जब बांध दिया जाता है टोटल 5.6% के हिसाब से जितना निकला वो जब प्रोवाइड किया जाता है तो देखा गया कि कॉन्क्रीटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ इंजीनियर्स को, मिस्त्रियों को। तो उसके हिसाब से IS कोड बोला कि कोशिश कीजिए कि 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन से ज़्यादा मत प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली आपको बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तो इसलिए अगर आपको कुछ नहीं बोलता है एग्जाम में, सिर्फ पूछता है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, 6% आंसर होगा। अगर बोलता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल कंसिडरेशन वर्ड अगर यूज़ करता है तो 4% आपका होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 4% भी लिखा रहेगा, इसलिए आपको बता रहे हैं कि IS कोड कहता है 6%, फिर कुछ कंडीशंस बता के कहता है 4%। तो अगर क्वेश्चन में अभी आपको कुछ कंडीशन बता रहा है तो 4%, अगर कुछ कंडीशन नहीं बता रहा है, सीधा बोल रहा है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 6%। ठीक है, उसके बाद IS कोड कहता है कि मिनिमम जो डायामीटर होगा बार का कॉलम्स में, ये हम लोग 12 mm लेके चलेंगे। इससे कम mm का बार जो है वो कॉलम में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि वो बार पहले ही बहुत पतला हो जाएगा। फिर उसके ऊपर जब उसमें लोड लगेगा तो वो पहले ही आपको एक झाड़ू का तिनका वाला के तरह से बिहेव करेगा ना, कि एक तो पहले ही ये इतना पतला है कि ये पहले ही इस पर हल्का सा लोड पड़ा था तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो जब कॉलम के अंदर देंगे लोड पड़ेगा तो वो फिर इस तरह से डिफ्लेक्ट अपने आप ही, मतलब उसमें एक उसको सपोर्ट कर जाएगा वो मूवमेंट। इसलिए हम लोग 12 mm से कम वाला बार नहीं देते हैं, 12 देंगे या उससे ऊपर mm का बार देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये IS कोड डायरेक्टली कहता है। और इस पे एक मार्क्स का जो भी ये तीनों चीज़ लिखे हैं, तीनों पे क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट आपको। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मिनिमम डायमीटर ऑफ बार। ये 3 अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई जो आपको लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में आपको IS कोड कहता है। उसके बाद आते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट में। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट में मतलब टाइज में IS कोड कहता है कि टाइज का डायमीटर कैसे डिसाइड करेंगे। तो टाइज का डायमीटर डिसाइड करेंगे 2 क्राइटेरिया से। पहला क्राइटेरिया होगा जो आपका जो डाया ऑफ बार है, जो आप कॉलम में दे रहे हैं, मेन वाला जो बार है, डिवाइडेड बाय 4, ये एक वैल्यू आएगा। और दूसरा आएगा आपको 6 mm। इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा, अब फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप प्रोवाइड किए 28 mm का कॉलम में आप बार प्रोवाइड किए, तो आप जो टाइज है, टाइज का डायमीटर कैसे डिसाइड करेंगे कि 6 mm का दे कि 8 mm का दे कि 10 mm का दे, ये कैसे पता चलेगा। तीनों ही अलाउड है। साइड पे आप इसको भी बेंड कर सकते हैं, इसको भी बेंड कर सकते हैं, इसको भी बेंड कर सकते हैं। 12 mm वाले को ना बेंड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप 28 mm का मेन बार दिए हैं तो टाइज का भी कुछ मिनिमम डायमीटर होगा। अब वो कैसे निकालेंगे, तो 28 डिवाइड बाई 4, ये कितना निकला 7 mm, ये कितना निकला 6 mm, ये तो बाई डिफॉल्ट ही 6 mm दिया हुआ है। तो 7 और 6 में ग्रेटर कौन है, 7। इसका मतलब है आपको 7 mm या उससे ज़्यादा mm का डायमीटर होना चाहिए। तो आपके पास मार्केट में क्या अवेलेबल है, 8 mm का, तो आप तब देंगे 8 mm का। अगर ये निकलता आपको 5.9 और ये आता 6, इसका मतलब है कि मैक्सिमम देना है 6 mm का। तो उस केस में आप 6 mm जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने कॉलम्स में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब के टाइम पे जितना अर्थक्वेक फोर्सेस जिस तरह से अपना जो इफेक्ट दिखाता है, जिस तरह से बिल्डिंग्स वगैरह कोलैप्स होते हैं, उसमें जो अब इंजीनियर्स हैं वो मना कर रहे हैं कि 6 mm वाले टाइज से कॉलम को टाई मत कीजिए। क्योंकि आप एक खुद ही सोचिए 28 mm का बार है, कुछ इतने डायमीटर का ऐसा एक बार है, इतने डायमीटर का यहाँ दूसरा बार है, और इसको आप एक 6 mm के बार से इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन जो है ना वो फील ही नहीं होता है बार्स को कि कुछ ऐसा कनेक्टेड भी है। बहुत पतला सा एक बार हो जाता है 6 mm का। तो इसलिए इंजीनियर्स कह रहे हैं कि 8 mm से कम का दो ही मत। लेकिन आपको एग्ज़ाम में पूछेगा, थ्योरी में पूछ सकता है कि IS कोड का प्रोविजंस क्या है आपके कॉलम्स में, वो डिस्कस कीजिए। तो पहले लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट का टॉपिक लिखिए, उसके ये तीनों टॉपिक्स डिस्कस कर दीजिए। उसके बाद ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट का टॉपिक लिखिए, उसका पहला ये हेडिंग दे दीजिए, डाया ऑफ ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट, ये पहला है A। उसके अंदर ये 2 कंडीशन है, इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो आपका डायमीटर ऑफ टाइज हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन आएगा कि स्पेसिंग, टाइज कितने mm के गैप पे देंगे।
एक बार एक टाइज आप यहाँ दिए इस तरह से, यहाँ पे ऐसे आपका बार चल रहा था, तो आप इसको एक यहाँ दिए, दूसरा यहाँ दिए, तीसरा यहाँ दिए, तो इसके बीच में एक कांस्टेंट स्पेसिंग रखना होगा ना, तो ये कितना रखेंगे। तो IS कोड इसमें भी कंडीशन देता है कि मैक्सिमम बता देता है वो, कि इससे ज़्यादा मत देना, इससे कम में जो वैल्यू दे सको। अब इसके क्या क्या बताता है, इसमें बताता है पहला ये जो है ये है स्पेसिंग ऑफ टाइज। ये सब नोट्स में रहेगा, अभी हम आपको सिर्फ जल्दी जल्दी में पढ़ाने के लिए लिख रहे हैं, नोट्स में आपको ये कंप्लीट टाइप करके हम अच्छे से आपको नोट्स बना देंगे। पहला कहता है 16 इंटू डाया ऑफ बार। अब डाया ऑफ बार कौन सा वाला है, स्मॉलेस्ट वाला, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कॉलम में ना आप 2 डायमीटर के बार जो है, जैसे ये कॉलम है यहाँ बना दे रहे हैं, ये प्लान है आपका कॉलम का, इसमें आप यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 28 mm का बार दिए एज पे। अब बीच वाले में आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप कुछ 16 mm वाला या 25 mm वाला इस तरह से आप बार प्रोवाइड कर देते हैं, 2 बार को मिक्स करके भी देते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट वाला बार है उसका 16 इंटू डाया ऑफ बार, ये आपका हो जाएगा पहला कंडीशन। एक सेकेंड कंडीशन है लीस्ट लेटरल डायमेंशन कॉलम का, और तीसरा है आपका 300 mm। अब IS कोड कहता है कि इन तीनों को कैलकुलेट कीजिए। मान लेते हैं अगर स्मॉलेस्ट जो डाया है वो मान लीजिए आपका 16 mm का है, या 12 mm का मान लेते हैं कि आप 12 mm का बार दे रहे हैं ये वाला, और ये वाला दे रहे हैं आप 28 mm का, तो 12 वाला स्मॉलेस्ट हो, तो 16 इंटू 12 कितना हुआ, 192 mm। लीस्ट लेटरल डायमेंशन मान लीजिए ये 400 का है, ये 600 का है, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितना हो गया, 400 mm, और एक आपको कंडीशन दे दिया 300 mm। इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, 192 mm। तो IS कोड कहता है कि ये जो स्पेसिंग है मैक्सिमम स्पेसिंग, ये किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 192 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन तीनों का लीस्ट ऑफ 3, इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू आया उससे ज़्यादा आपका मैक्सिमम स्पेसिंग नहीं होना चाहिए। मतलब अब आप यहाँ पे दे दीजिए 180, 190, 170, 175 कुछ भी mm का स्पेसिंग दे दीजिए, लेकिन 192 mm से ज़्यादा का स्पेसिंग आप नहीं दे सकते। अगर आप देते हैं तो ये वाला क्लॉज जो है ये आप वायलेट कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, इसके वजह से कल को वो वाला कॉलम फेल हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये गैप आप ज़्यादा दे दिए। अब गैप ज़्यादा दिए तो यहाँ से ये रेनफोर्समेंट इस तरह से हो सकता है बेंड होकर के आपका बाहर निकल जाए। तो ये गैप कितना रखना है, जो ये कॉलम फेल होने के समय आपको थोड़ी पता चलेगा कि कितना पे फेल होने वाला है, जब फेल हो जाएगा तब पता चलेगा कि कॉलम तो फेल हो गया। तो कैसे उसको बचाएंगे, तो ये वाला स्टील जितना कैलकुलेट करके अभी न्यूमेरिकल में आएगा उतना तो हम लोगों को प्रोवाइड करना ही करना है, लेकिन ये इतना देने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि कॉलम बच जाएगा। हो सकता है आप यहाँ एक गैप एक स्टील दिए टाइज, दूसरा यहाँ दिए, तीसरा यहाँ दिए पैसा बचाने के लिए, चौथा यहाँ दिए, और आप बोले कि पूरा फ्लोर कंप्लीट हो गया, सारे बार को तो हम टाई कर दिए, लेकिन 2 बार के बीच में जो ये गैप रह गया इसमें आपका ये बार यहाँ से इस तरह से बेंड होकर के ऐसे आपका बाहर निकल जाएगा, तो आपका कॉलम जो है वो फेल हो जाएगा, आपका पूरा बिल्डिंग फेल हो जाएगा। तो इसको थोड़े थोड़े दूरी पे इस तरह से इसको बांध के रखना है रेनफोर्समेंट्स को। तो ये गैप जो है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस मैक्सिमम स्पेसिंग जो है वो इन तीनों में से जो मिनिमम वाला होता है वो आपका फॉलो करना होता है। तो टाइल्स के केस में एक ये स्पेसिंग, दूसरा है आपका ये डायमीटर, ये 2 मिल गया। स्टील के केस में जो मेन बार है उसके केस में जो आप ये कितना नंबर ऑफ बार देंगे और कितना डायमीटर का देंगे ये तो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। मिनिमम बता दिया कि 12 mm से कम वाला मत देना। मान लीजिए मेरा AST आया 1800 mm स्क्वायर, तो 1800 mm स्क्वायर अगर मेरा AST आया है तो हम इसको ही तो कन्वर्ट करते हैं ना डायमीटर ऑफ बार में और नंबर ऑफ बार्स में। हम लोग बीम में भी कैलकुलेट किए थे कि हम लोग कभी भी स्टील एग्जैक्टली नंबर्स में थोड़ी निकलता है, वो तो निकलता है AST 1800 mm स्क्वायर। हम डिसाइड करते हैं कि एक 16 mm के बार का जो एरिया है वो 201 mm स्क्वायर के अप्रॉक्सीमेटली है। तो हम सोचते हैं कि अगर हम 9 बार्स देंगे तो मेरा ये पार हो जाएगा, तो हम 9 बार्स वहाँ से डिसाइड करते हैं कि हम 16 mm का देंगे। तो वो कह रहा है कि तुमको जो भी AST आए उसको अगर तुम 12 mm का देना चाह रहे हो तो 12 mm इंटू जितना भी बार लगे उतना बार दे करके प्रोवाइड कर देना, लेकिन 12 से कम mm का डायमीटर मत यूज़ करना, ठीक है। और उसके बाद कितना परसेंटेज होना चाहिए, जैसे आप ये एरिया आया आपका 1800 mm स्क्वायर, इसको डिवाइड करके जो आपका टोटल कॉलम का एरिया है उससे चेक कर लीजिए कितना परसेंट हो रहा है। अगर ये हो रहा है आपका 1.2%,
तो इसका मतलब है कि 0.8 से ज़्यादा है और 6% से कम है। तो 0.8 से 6% के बीच में आपका ये वाला जो परसेंटेज ऑफ स्टील है वो कॉलम में प्रोवाइड होना चाहिए मेन बार्स का, ठीक है। तो ये आपका आईएस कोड का वो इम्पोर्टेंट क्लॉजेज है जो आपको फॉलो करना है। ये फॉलो करते हुए अब ये क्यों बताएं, क्योंकि जब एक तो ये थ्योरी पूछ सकता है आईएस कोड के प्रोविजंस, दूसरा कि जब आप अभी न्यूमेरिकल का फॉर्मूला वगैरह जब निकालेंगे, जब आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ना, ये सारे आपके क्या हो गए, चेक्स हो गए। ये चेक्स आप लगाते हैं ना कि आपका मिनिमम स्टील कितना है, मैक्सिमम स्टील कितना है, तो वो चेक्स में ये सारे काम आएंगे। तो ये सब कुछ आपको याद रहना चाहिए, सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब दो चार चीज़ें और जो इम्पोर्टेंट है वो भी नोट डाउन कर लीजिए कि आपका अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है, रेक्टेंगुलर शेप का, तो आईएस कोड कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ बार जो हैं वो 4 होने चाहिए। ये आपका शेप है, इसके चारों एजेस पे होने चाहिए ये बार। अब 4 का मतलब ऐसा नहीं है कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ दे दिए। रेक्टेंगुलर फेस है तो चारों एजेस पे सबसे ज़्यादा चांसेस होता है टूटने का, तो चारों एजेस पे एक एक बार होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स 4 हो जाएंगे। ज़्यादा देना है, कैलकुलेशन में ज़्यादा रिक्वायर्ड आ रहा है, ज़्यादा दे दीजिए, लेकिन मिनिमम 4, चाहे कैलकुलेशन में नहीं भी रिक्वायर्ड आए, ठीक है। अगर यही आपका सर्कुलर है तो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें तो कोई इश्यू है नहीं, सर्कुलर वाले में आपको बस इक्वल स्पेसिंग रखना है और 6 बार्स प्रोवाइड कर देना है। अब इक्वल स्पेसिंग कैसे रखेंगे, तो आप इसको किसी भी तरह से, आप जैसे घड़ी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको ये तो टोटल 12 डिविजन्स होता है, तो आप हर 2 डिविजन्स पे एक बार लगा दीजिए। ये एक 4 पे लगा दीजिए, एक 6 पे लगा दीजिए, एक 8 पे लगा दीजिए, एक 10 पे लगा दीजिए। इस तरह से आपका मिनिमम जो है ये आपका 6 बार जो है वो इक्वल स्पेसिंग का सर्कुलर में होना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर में 4, सर्कुलर में 6, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल। उसके बाद आईएस कोड एक चीज़ और कहता है कि ये जो बार है और ये जो बार है, इन दोनों के बीच का जो ये स्पेसिंग है ये 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। अब मान लीजिए कि अगर ये कॉलम 300 का है तो फिर तो ठीक है, इधर कवर हो जाएगा 40 mm का, इधर कवर हो जाएगा 40, तो 80 तो माइनस हो जाएगा। सेंटर टू सेंटर बात करेंगे तो आपको कुछ भी होगा तो वो 220, 240, 230 इसी के रेंज में आएगा ना, क्योंकि दोनों तरफ से कवर माइनस कर ही दिए हैं। तो 2 बार के बीच का स्पेसिंग आपको यहाँ 300 से कम होगा तो चलेगा। इसका मतलब है कि जो 300 mm वाले कॉलम्स हैं उसमें आप 2 बार दे रहे हैं तो चल रहा है। लेकिन अगर आपके 400 या 500 के कॉलम्स हो गए, अब 500 का कॉलम है, ये इस साइड भी 500 है और इस साइड भी 500 है, और इसमें आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं आया तो आप बोले कि आईएस कोड बोलता है रेक्टेंगुलर में 4 होना चाहिए तो 4 प्रोवाइड कर दिए। तो 4 तो आप एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिए, लेकिन आईएस कोड ये भी कहता है कि इन 2 बार्स के बीच में जो गैप है ये 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 500 में अगर आपका ये 40 का कवर इधर है, 40 का कवर इधर है, तो 80 माइनस हो गया। मान लेते हैं 20 mm का बार ले लेते हैं, तो हाफ इसका 10 और हाफ इसका 10 भी माइनस किए तो सेंटर टू सेंटर वाला डिस्टेंस मेरा निकल के आ गया। तो कितना हो गया, 50 और 50 100, बीच का गैप आ गया 400। अब यहाँ से आपका क्रैक हो जाएगा कॉलम। तो इसलिए आईएस कोड कहता है कि मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार्स ये कितना हो जाएगा, 300 mm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपका क्या हुआ कि 300 का स्पेसिंग आ गया, 4 बार्स भी आ गया मिनिमम, इधर 6 बार्स भी आ गया मिनिमम। एक क्लॉज और है लास्ट, ये है कि आपका क्लियर कवर, या अब तो क्लियर कवर वर्ड यूज़ नहीं होता है, अब नॉमिनल कवर यूज़ होता है। एक ही चीज़ है। नॉमिनल कवर मतलब क्या कि आपका जो यहाँ पे इस तरह से बार चल रहा है, इस बार के आउटर वाले एज तक का जो ये वाला गैप है इसको हम लोग बोले नॉमिनल कवर। ये प्योर कंक्रीट हमको कितना में देना है, बाकी उसके बाद आपका रेनफोर्समेंट स्टार्ट होगा। मतलब आपका कॉलम में, आप जब भी आप अपना कॉलम देखते हो तो आपको ये कंक्रीट दिखता है, लेकिन इसके अंदर में यहाँ तो कुछ ऐसे रेनफोर्समेंट लगा हुआ रहता है ना जो आपको बना हुआ कॉलम में नहीं पता चलता है। तो वो क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ गैप है, कुछ 40 mm का, 50 mm का, 30 mm का, यहाँ पे कंक्रीट है पूरा। गैप इन द सेंस कि पूरे में पहले बाहर से जैसे चारों तरफ से कंक्रीटिंग किया हुआ है, तो वो जो कंक्रीटिंग है उसको हम लोग बोले नॉमिनल कवर। तो नॉमिनल कवर कॉलम के केस में एक ही चीज़ बस याद रखना है, हमेशा 40 mm होता है। इसमें कोई मॉडरेट, सीवियर, एक्सट्रीम वाला केस नहीं होगा, इसमें कोई अलग अलग टाइप नहीं होगा कवर का। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कवर होता है कॉलम में जो पूरे इंडिया में फॉलो होता है, वो है 40 mm का, जो आईएस कोड आपको बताता है। तो जब भी बात आएगी कॉलम मतलब 40, अभी हम यहाँ डिस्कशन कर रहे थे, हम आपको बार बार 40 ही लिख रहे थे, हम 50, 25, 30 कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहे थे, एक ही वैल्यू है जो आईएस कोड दे रहा है 40 mm।
तो कॉलम में नॉमिनल कवर पूछ लेता है 40 mm, मैक्सिमम स्पेसिंग आपको बार का पूछ लेगा 300 mm, सर्कुलर में कितना बार हो सकता है 6, रेक्टेंगुलर में मिनिमम कितना हो सकता है 4, उससे कम नहीं दे सकते हैं। और बाकी आपका ये टाइज वाला और आपका ये जो आपको मेन बार्स वाला जो ये क्राइटेरिया था, ये सारा मिला करके टोटल यहाँ तक का आपको होता है IS कोड का क्लॉजेस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ये सारा आपके नोट्स में हम लिख देंगे प्रॉपर तरीके से, और उसमें भी अगर पॉसिबल होगा तो अच्छे से हम डायग्राम वगैरह जो है वो सब लगा देंगे, ताकि कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अगर नोट्स पढ़ते हैं बिना लेक्चर देखे हुए तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपका टोटल जो है यहाँ पे थ्योरी जो है वो सारा कंप्लीट होता है। अब बचता है आपका फॉर्मूला डिराइव करना। अब ये सारा जितना भी चीज़ हम आपको समझाए हैं, इसको लेकर के अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, और यहाँ पे हम आपको अब फॉर्मूला डिराइव करना सिखाएंगे। फॉर्मूला डिराइव क्या करना है, मतलब एक स्टेप है बस वो निकालेंगे, और फिर आपको ये मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाला क्राइटेरिया समझाएंगे कि ये मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या है। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम। ये सारी चीज़ हम आपको अलग अलग करके सब समझा दिए हैं कि शॉर्ट कॉलम किसको बोलते हैं, हम लोग शॉर्ट कॉलम ही क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग कॉलम में आ जाएगा एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट, तो लॉन्ग कॉलम आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, पेडिस्टल आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सिर्फ शॉर्ट कॉलम जिसका स्लेंडरनेस रेशियो 12 से कम होगा। अब उस शॉर्ट कॉलम के ऊपर लोड कौन सा आ रहा है, सिर्फ एक्सियली लोडेड, और एक्सियल आ रहा है, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रेसिव आपको फोर्स जो है वो उसके ऊपर आ रहा है। इसका आपको निकालना है डिज़ाइन स्ट्रेंथ। डिज़ाइन स्ट्रेंथ मतलब क्या, कि कितना लोड वो डिज़ाइन, मतलब आप एग्जैक्टली वो कितना लोड आप अपने बिल्डिंग में अलाउ करेंगे कि इससे ज़्यादा लोड एक कॉलम आपका नहीं ले सकता है, वो हुआ डिज़ाइन। ज़रूरी नहीं कि उससे ज़्यादा लोड आ जाएगा तो कॉलम टूट जाएगा, कॉलम आपका इलास्टिक से प्लास्टिक में चला जाएगा, फिर उसमें बेंडिंग आ जाएगा, उसके बाद वो अल्टीमेट जो आपका फेलियर होता है वो होगा। तो क्योंकि लिमिट स्टेट पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी स्ट्रेंथ होगा इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं लिख के हम लोग डिज़ाइन स्ट्रेंथ लिखते हैं, कि जो आप अभी यहाँ पे P निकालेंगे वो P आपका क्या होगा, आपका डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं अभी इलास्टिक रेंज वाला, जैसे हम आपको बताए थे कि यहाँ तक जो आपका है, जहाँ तक आपका हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक, उसके आगे आपका यील्ड पॉइंट आया जो इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद ये प्लास्टिक हुआ जिसको हम लोग इग्नोर कर दिए। तो हम लोग इलास्टिक वाले रीजन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू P/A फॉर्मूला होता है, तो P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, यही हम लोगों का स्टार्टिंग से बेस चला आ रहा है। जब हम लोग कॉम्प्रेसिव फोर्स निकाले थे C और T निकाले थे तो क्या किए थे, T में भी हम लोग 0.87 Fy, ये क्या था, सिग्मा का वैल्यू ही तो था, स्ट्रेस का वैल्यू स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने के बाद, इनटू क्या किए AST किए, ये क्या था, एरिया था। टेंसाइल फोर्स क्या है, P ही मान लेते हैं, फोर्स को हम लोग P से लिख देते हैं, तो P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, यहाँ भी किए थे। यहाँ क्या किए थे, 0.446 FCK, और उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई किए थे B इंटू XU, तो 0.446 FCK क्या था आपका, ये था आपका सिग्मा, कंक्रीट का डिज़ाइन स्ट्रेंथ था। डिज़ाइन स्ट्रेंथ हम लोग निकाले थे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से आपको वहाँ पे। फिर B इंटू XU क्या था, ये आपका एरिया ही तो था, तो ये भी कॉम्प्रेसिव फोर्स को भी आप P से लिख दीजिए, सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए ही आपका चलता रहेगा। अब इम्पॉर्टेंट है ये सिग्मा और ए दोनों को निकालना। अब कैसे निकालेंगे ये समझिए। एक कॉलम है, इसको अगर आप पूरा कंक्रीट का देते, तो पूरा कंक्रीट का देते तो ये वाले में जो आपका स्ट्रेस आता वो कंक्रीट का आपका सिग्मा आता, और एरिया जो होता वो पूरा ये B इंटू डी हो जाता सिर्फ। अब आप क्या किए कि आप बना रहे हैं RCC, और RCC में आप डिसाइड किए कि यहाँ पे हम लोग 4 इस तरह से रेनफोर्समेंट भी देंगे, मान लेते हैं आप 4 ही डिसाइड किए अभी। तो ये जो 4 रेनफोर्समेंट देंगे, ये 4 रेनफोर्समेंट कहाँ देंगे, इसी कंक्रीट के अंदर देंगे ना। इसका मतलब है कि जब आप ऊपर से इमेजिन कीजिएगा, आप ऊपर से एक बार इंसर्ट कर रहे हैं तो नीचे से उतना ही एरिया का, उतना ही लेंथ का, आपको उतना ही कंक्रीट बाहर भी तो निकल जाएगा। मतलब इस टोटल कंक्रीट अगर आपका B इंटू डी था, तो अब रेनफोर्समेंट देने के बाद अगर हम बोलेंगे कि रिमेनिंग कंक्रीट कितना रहा, तो B इंटू डी माइनस जो भी आप एरिया ऑफ स्टील दे रहे हैं उसका एरिया माइनस कर दीजिए। 4 दे रहे हैं तो 4 का एरिया माइनस कर दीजिए, टोटल BD में से ये इतना एरिया हट गया, तो ये रिमेनिंग किसका रह गया, कंक्रीट का एरिया रह गया।
ठीक है। लेकिन कंक्रीट तो निकाल दिया आप इसमें से, लेकिन कुछ ऐड तो किए। क्या ऐड किया आप? स्टील ऐड किए। यही हुआ ना टोटल आपका जो डबली रेनफोर्स हम आपको जैसे समझाए थे कि जिसमें आपका टोटल इस सेक्शन में से कंक्रीट का सेक्शन होता तो BD सिर्फ होता एरिया। आप क्या किए, माइनस कर दिए, जितना दूर आप रेनफोर्समेंट डाल रहे थे उतना दूर का कंक्रीट आपका निकल गया, और रेनफोर्समेंट जो आप डाले वो आपका ऐड हो गया। अब क्योंकि रेनफोर्समेंट का स्ट्रेस अलग है, अगर सिर्फ एरिया की बात करें तो आप कहेंगे सर ये माइनस ये प्लस ये तो कट गया, लेकिन सिर्फ एरिया में ये हो रहा है। लेकिन अगर आप बात करें कि आपका दोनों का वैल्यू, दोनों का इफेक्ट अगर हम जोड़ें तो इसमें जो सिग्मा मल्टीप्लाई होगा कंक्रीट में वो होगा 0.446 FCK इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट, और स्टील वाले में जो ऐड होगा वो होगा 0.87 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील। यही होता है ना, इसका स्ट्रेस जो है स्टील का वो अलग हो जाता है। तो ये चीज़ को हम लोग सेम चीज़ अब यहाँ पे इसी तरह से जैसे सिग्मा इंटू ए किए तो इसको हम σ1 A1 माइनस σ2 A2 जो कंक्रीट निकलेगा और प्लस σ3 A3 जो स्टील आपका आएगा। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ये सब मिलाएंगे तो आपका RCC में जो आपका ये जो आपका कॉलम बना है इसमें आपका टोटल जो है वो स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। इसको हम लोग अब लिखते हैं कि सबसे पहले कंक्रीट, जब कंक्रीट था तो क्या था 0.446 FCK इंटू ग्रॉस एरिया, टोटल एरिया जो आपका B इंटू D आ रहा था वही हम लोग कंक्रीट का लेके चल रहे थे। अब आप डिसाइड किए कि आप इसमें क्या कीजिएगा, स्टील लगाइएगा। तो स्टील लगाइएगा तो आप स्टील का क्या कीजिएगा, स्ट्रेस निकालिएगा। तो FSC इंटू ASC, डबली रेनफोर्स में आप यही किए थे कि अभी आपको स्ट्रेस पता नहीं है एग्जैक्टली कि कितना है, क्योंकि स्टील जब टेंशन में रहेगा तो 0.87 FY उसका स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन स्टील जब कंप्रेशन में है तो आपको डबली रेनफोर्स में भी नहीं पता चलता था कि कितना होगा, तो आप उसको फिर ट्रायल एंड एरर करते थे, कैलकुलेट करते थे, वो वगैरह वो सारा कैलकुलेशन करते थे। टेबल आपको प्रोवाइड किए थे D'/D वाला। यहाँ भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो होगा, लेकिन इसमें एक एजम्पशन अभी हम लोग आगे ले लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये जो स्टील आप ऐड किए जो कंप्रेसिव लोड ले रहा है उसका स्ट्रेस इनटू वो वाला स्टील। अब वो स्टील क्या है, क्योंकि आपको कंप्रेशन ले रहा है तो उसको हम लोग क्या किए, ASC बोले, AST नहीं बोल सकते हैं। अब जब टेंशन लेता तो AST बोलते, ठीक है। लेकिन जब ये स्टील ऐड किए तो इसमें से निकाले क्या, कंक्रीट निकाले। कितना निकाले, 0.446 FCK, ये तो कंक्रीट का स्ट्रेस हो गया। ये 0.446 FCK, तो ये कंक्रीट जो निकला उसका स्ट्रेस था, और इसमें कितना कंक्रीट निकला, उतना ही जितना का स्टील ऐड हुआ। कितना स्टील ऐड हुआ था, ASC, इतना ही दूर, जितना दूर आप रेनफोर्समेंट डाले उतना ही दूर का कंक्रीट आपका बाहर आ गया, तो कंक्रीट का एरिया तो वही रह गया, स्ट्रेस कितना हो गया, 0.446 FCK हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, इसमें आपको ये दोनों ASC कॉमन दिख रहा है, हम इसको एक साथ कर देते हैं। इसको हम 0.446 को कई बुक्स में आप देखेंगे 0.45 लिखा हुआ, एक ही बात है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। 0.446 ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए 0.446 ही लिखिए, क्योंकि हर जगह आप डिराइव करके निकाले हैं 0.446, ठीक है। तो 0.446 FCK AG प्लस, अब ASC कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा FSC माइनस 0.446 FCK, और कॉमन क्या ले लिए थे आप, ASC ले लिए थे। अब यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम रह जा रहा है वो रह जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ये FSC। अगर ये FSC का कोई एक वैल्यू आपको मिल जाए तो FCK क्वेश्चन में पता रहता है, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या फिर आप डिज़ाइन करके निकाले होंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। B और D मिलेगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो एरिया निकल जाएगा। FCK क्वेश्चन में रहेगा, ASC आपको स्टील का पता रहेगा। तो आपको अगर टोटल लोड निकालना है कि कितना कॉलम बियर कर सकता है तो प्रॉब्लम देगा सिर्फ ये FSC। अब FSC के लिए आपको जो IS कोड का और सपोर्टिंग बुक्स होता है, जैसे स्पेशल पब्लिकेशन 16, इसको हम लोग बोलते हैं SP 16, आप लोगों को भी नहीं जानना है, ये IS कोड का सपोर्टिंग बुक्स होता है, डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। कैलकुलेशंस, टेबल्स, चार्ट्स उसमें ज़्यादा हैं उसके, ठीक है। उसी से छोटा सा IS 456 निकाला गया है जो 100 पेजेस का है, और ये वाला अप्रॉक्सीमेटली आपको 400 से भी ज़्यादा पेजेस का है, ठीक है। इसमें आपको जो इंजीनियर से जो टेस्ट करते हैं वो बताते हैं कि FSC का जो वैल्यू है वो आपको अलग अलग स्टील के लिए 0.85 FY,
0.8 FY और 0.75 FY निकला है। प्रीवियस जितने भी टेस्ट किए गए हैं उससे पता चला है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना ये 3 वैल्यू रहता है। ये आता है शायद FE 500 के लिए, ये आता है 415 के लिए और ये आता है 250 के लिए। अब आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी हम समझा दिए, इसमें से सिर्फ एक वैल्यू आपके काम आएगा, वो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। बाकी आपको ये वैल्यू नहीं याद होता है कि किसके लिए कौन सा है, तो अभी आपको उसका कोई मतलब नहीं है। आपको ये सिर्फ डेरिवेशन करने का एक स्टेप है जो हम आपको समझा रहे हैं। अब 3 तरीके के स्टील है, उसमें 3 ये आपका स्ट्रेस आ रहा है। अगर आप सबसे कम वाला स्ट्रेस का वैल्यू को ही अपना फाइनल मान लीजिएगा कि इतना से ज़्यादा लोड पड़ेगा तो टूट जाएगा, यही मान लीजिएगा, तो थोड़ा आप सेफ साइड में ही रिजल्ट माने। मतलब है कि अगर ये स्टील टूटता 200 किलो न्यूटन के फोर्स पे और यहाँ पे आप मान टूटता 180 पे और यहाँ टूटता 170 किलो न्यूटन के फोर्स पे, तो आप मान लिए कि 170 से ज़्यादा लोड हम नहीं देंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो जब आप लोड ही दीजिएगा 168 किलो न्यूटन, तो ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा और ये भी पास रहेगा। अगर आप 172 किलो न्यूटन का लोड दे दीजिएगा तो ये 2 टाइप के स्टील जो है वो तो उस लोड में पास हो जाएंगे, लेकिन ये वाला जो स्टील है वो वाला आपको फेल हो जाएगा। तो अगर एक सेफ साइड इसका वैल्यू निकाला जाए तो सबसे लोएस्ट वाला वैल्यू जो है वो आप स्ट्रेस का वैल्यू मान लीजिए, उसमें जो आपको लोड आएगा वो थोड़ा बढ़ के आएगा, तो वो सेफ साइड निकल करके आएगा। अब इसमें क्या हुआ कि अब आप आज़ाद हो गए, आप कोई सा भी स्टील के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है जैसे आप बीम में करते थे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि हम लोग FSC का वैल्यू जो है वो इस रिजल्ट के हिसाब से माने कि 0.75 FY होता है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू आ गया 0.446 FCK AG प्लस, अब यहाँ पे आप FSC की जगह पे लिख दिए 0.75 FY माइनस 0.446 FCK इंटू ASC। ये बन गया आपका PU का, मतलब अल्टीमेट लोड जो आपके इस कॉलम पे, जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ आपके कॉलम का हो सकता है कि इससे ज़्यादा लोड अगर आप देंगे तो माना जाएगा कि डिज़ाइन के बेसिस के हिसाब से कि ये जो है लिमिट स्टेट मेथड में इससे ज़्यादा लोड अगर आप देंगे तो फेलियर माना जाएगा। एक्चुअल फेलियर नहीं है लेकिन फेलियर इसको मानेंगे। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आप, जो मैक्सिमम लोड जो आपका कॉलम बियर कर सकता है, वो ये फॉर्मूला में जब आप वैल्यूज पुट कीजिएगा तो वो जो निकल करके आएगा वो हो सकता है। अब ये जो हम आपका फॉर्मूला निकाले हैं ये किसके लिए है? ये है आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड के लिए। एक्सियल लोड मतलब क्या? प्योर एक्सियल लोड, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल। इसमें थोड़ा सा भी इसेंट्रिसिटी नहीं आ सकता है। अगर इसेंट्रिसिटी आया तो फिर कैलकुलेशन आपका बदल जाएगा, फॉर्मूला आपका बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी उस पर नहीं आते हैं, अभी वही आपको इसेंट्रिसिटी वाले ही कॉन्सेप्ट को समझाना है। ये हुआ आपका एकदम प्योर एक्सियल, जिसको आप कहते हैं कि ये प्योर एक्सियल वर्ड का मतलब ही है कि अब इसमें और कोई इफ वर्ड नहीं है। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला है। अब आपको यही फॉर्मूला दूसरे तरीके से भी देखने को मिलता है बुक्स वगैरह में, या IAS कोड में भी आप देखेंगे तो दूसरे तरीके से आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। वो फॉर्मूला है आपको PU इज इक्वल टू 0.446 FCK AC प्लस 0.75 FY ASC। अब ये चीज़ आप यहाँ देख लेंगे कि यहाँ AG है, यहाँ AC हो गया है, ये माइनस वाला टर्म जो है ये हट गया है। अब ये क्या हुआ? अब इस फॉर्मूला को देखिए, आपका जो फॉर्मूला अभी तक हम डिराइव करके निकाले वो आया था 0.446 FCK AG प्लस 0.75 FY माइनस 0.446 FCK, अब ब्रैकेट के बाहर जो कॉमन लिए थे वो था ASC। ये हम लोग क्या किए थे, अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन कर दें वापस से, अब हम फॉर्मूला चेंज करके आपको दिखाना चाह रहे हैं, अगर हम इसको वापस से ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये हो रहा है मेरे पास 0.75 FY ASC माइनस 0.446 FCK ASC, यही होगा। ये क्या था? टोटल कॉलम में जो आपका कंक्रीट का सिर्फ बनता उसका टोटल आपका सिग्मा इंटू ए, मतलब P का वैल्यू है। ये वो वाला कंक्रीट था जो स्टील डालने की वजह से बाहर निकल गया, और ये वो वाला वैल्यू है जो आपका स्टील का आया। तो ये तो हो गया स्टील, ये अलग चीज़ हो गया। ये और ये दोनों कंक्रीट है, ये कंक्रीट टोटल है, और ये जो हम लोग बाहर निकाल दिए, माइनस कर दिए, वो वाला है। तो अगर हमको रिमेनिंग कंक्रीट निकालना हो सिर्फ कि मेरा एरिया ऑफ कंक्रीट रिमेनिंग कितना बचा, तो हम इस टोटल कंक्रीट में से जो कंक्रीट बाहर निकला वो माइनस कर देंगे, तो मेरा एरिया ऑफ कंक्रीट आ जाएगा।
एजी जो है, एजी का मतलब अब यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, ये है ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम का मतलब होता है कि कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब है बी इंटू डी। एएससी का मतलब है एरिया ऑफ स्टील। अब सी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इन कॉम्प्रेशन है, कॉलम नहीं है, क्योंकि ये स्टील कंप्रेस होने वाला है, या नहीं तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस आता, टेंसाइल फोर्स आता, तो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन लिखते तो एएसटी लिखते। एएससी लिखे मतलब कॉलम में दे रहे हैं तो कंप्रेशन आ रहा है, वो वाला एरिया है स्टील का। और एक वर्ड आप देखे अभी थोड़ी देर पहले, एसी, एरिया ऑफ, या एरिया इसको नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं नेट एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। तो नेट एरिया ऑफ कंक्रीट मतलब क्या, कि टोटल कंक्रीट में से जितना कंक्रीट बाहर निकल गया उसको हटा दो, जो रिमेनिंग रह गया। तो अगर आप इस टोटल में से इस रिमेनिंग वाले को माइनस कर दीजिएगा तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 0.446 FCK AG माइनस 0.446 FCK ASC। इतना ही कंक्रीट आप बाहर निकाल रहे थे और ऐड कर दे रहे थे 0.75 FY ASC। तो ये जो आप टोटल माइनस ये किए तो ये तो कॉमन हो गया 0.446 FCK, ये तो कॉमन है। टोटल AG माइनस जो एरिया ऑफ कंक्रीट के जो बाहर निकला, तो रिमेनिंग क्या बचा, एरिया ऑफ कंक्रीट बचा, नेट एरिया ऑफ कंक्रीट बचा। तो आप नेट एरिया ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AG माइनस ASC, यही होगा। तो हम लोग यहाँ पे यही वाला चीज़ देखें, जो आपको कई बुक में ये AC लिखा हुआ आ जाएगा तो ये फॉर्मूला छोटा दिखेगा, और AG लिखा हुआ आएगा तो ये फॉर्मूला बड़ा दिखेगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है। अगर फॉर्मूला नहीं याद रखते हैं एग्जाम के लिए तो आप सिर्फ ये कहानी याद रखिए जो हम आपको समझाए। अगर ये कहानी याद रह गया तो आप अपने आप वहाँ पे पुट कर करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। और फिर आपको जिस भी टर्म में क्वेश्चन में अगर AG नहीं गिवन है, AC गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में आप AC वाला फॉर्मूला रट के गए, पता चला AG ही आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर AC कैसे निकालिएगा। तो अल्टीमेटली आपको ये कॉन्सेप्ट समझे बिना ये फॉर्मूला रटने का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में अगर बोल भी देता है कि डिराइव कीजिए एक्सप्रेशन डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम का, तो आपको ये रटने में आप कितना चीज़ रटिएगा पूरे आरसीसी में, इस कहानी को समझ जाइए कि कंक्रीट टोटल था, उसमें से कुछ कंक्रीट बाहर निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि जो स्टील घुसा है उसमें, वो उससे क्या हुआ कि कुछ कंक्रीट बाहर निकल गया। जितना निकला, कंक्रीट का स्ट्रेस हमेशा 0.446 FCK रहेगा। स्टील का स्ट्रेस इस वाले केस में आपका FSC है। FSC कितना है? 0.75 FY। सिर्फ याद रख लीजिए, इस पूरे स्टोरी को छोड़ दीजिए, ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपका बन गया 0.446 FCK AC, क्योंकि ये इसमें से ये माइनस कर दिए, रिमेनिंग क्या बचा 0.75 FY ASC। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला आप अभी देखे थे लास्ट वाले पेज पे। ठीक है, ये सब आपको नोट्स में लिखा रहेगा। ये अभी हैंड राइटिंग का और बॉक्स का, ये सब का कोई टेंशन मत लीजिए, टोटल डेरिवेशन हम आपको नोट्स में लिख करके ही दे देंगे टाइप किया हुआ। ये बन गया मेरा, ये भी प्योर एक्सियल के लिए फॉर्मूला। तो अभी हम लोग सिर्फ प्योर एक्सियल ही समझ रहे हैं ना। अब IS कोड क्या कहता है कि एक्सियली लोडेड का कंडीशन है, लेकिन IS कोड कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सियली लोडेड सोचे, एक्सियली लोडेड आप डिज़ाइन किए, लेकिन साइट पे जो आपका वर्कर काम कर रहा है, वो जो बना रहा है, उसके बनाने के वजह से थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया। अब प्रॉब्लम आ गया तो उसके वजह से आपका, जैसे यहाँ पे इस तरह से कॉलम था, अब आप एक्सियली लोडेड डिज़ाइन कर चुके हैं अपने ऑफिस में, आप बता चुके हैं साइड पे कि यहाँ पे 12 स्टील लगा और इसमें गैप इतना 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 होना चाहिए। आप लेबर को समझा दिए, लेबर यहाँ पे रिइंफोर्समेंट लगा दिया सही से। जब वो बीम लगा रहा था तो बीम भी बिल्कुल यहाँ से ऐसे इस तरह से सेंटर से आना था, और इधर से भी अगर बीम आ रहा है तो बीम इस तरह से बिल्कुल सेंटर से आना था, ताकि इसका जो CG होगा यहाँ लाइन ऑफ एक्शन, ये जो होगा, और ये जो कॉलम का CG होगा, ये तीनों अगर इस पॉइंट पे कंसाइड किया तो फिर तो आपका लोड बिल्कुल प्योर एक्सियल जा रहा है। लेकिन अब आपका वर्कर कभी इतना एक्यूरेट काम नहीं करता है, तो जब नहीं करता है तो कई बार क्या होता है कि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ आ गया, और यहाँ पे CG यहाँ रह गया, तो ये तीनों कभी मीट नहीं करता है। तो आप सोम में हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग मॉस टॉक्स में पता नहीं पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, रेक्टेंगुलर वाले में कुछ एरिया जो आपका कर्ण कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण।
ये कुछ एरिया होता है जिसमें अगर आपका लोड लाई करे तो इसको अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सेंटर ही मान लिया जाता है इस जोन में। ये जनरली आपका इधर से इधर तक ये d/8 और ये d/8 होता है। ये आपके सोम में जो हम लोग लास्ट वाले यूनिट्स पढ़ते हैं वहाँ पे आपको आता है, और हो सकता है आपके ये टॉस में आता हो ये वाला पार्ट। अगर कॉलम के अंदर आप लोग पढ़ते होंगे जहाँ पे आप यूलर्स लोड के बारे में पढ़ते थे, वहाँ पे ही आपको ये बताया जाता होगा कर्न के बारे में कि ये जो वो पोर्शन है जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग सेंटर कंसिडर करते हैं। तो d/8 ये वाला साइड d है, ठीक है। तो अब यही चीज़ को अब हम लोगों को अप्लाई करना है आरसीसी में। अब IS कोड क्या कहता है कि उसका एक सिंपल सा तरीका बता देता है कि एक काम करते हैं, ये हम लोगों का कॉलम है। प्रॉब्लम यही हो रहा है ना कि ये सेंटर है, इस सेंटर पे लोड एक्ट करना था P, लेकिन सेंटर पे नहीं आके कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ या यहाँ कुछ इस तरह से ऐसे कहीं पे आके लाई कर रहा है। अगर ये यहाँ आके लाई करता है तो फिर तो ये इसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो है E, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर इसमें आएगा मोमेंट, फिर ये बन जाएगा एक्सियली लोडेड के बदले एक्सियली लोडेड विथ यूनिएक्सियल मोमेंट या बाई एक्सियल मोमेंट, डिपेंड करता है लोड कहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये कुछ यहाँ पे लोड पड़ रहा है इस तरह से या यहाँ पे लोड पड़ रहा है तो ये इसेंट्रिसिटी इतना छोटा है कि इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन अब कुछ तो इफेक्ट देगा, आखिर सेंटर पे नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट पड़ रहा है। तो जो आप जैसे लिमिट पढ़ते हैं ना कि लिमिट x टेंड्स टू 0, भले 0 नहीं है लेकिन 0 के थोड़ा इधर है या थोड़ा इधर है तो कुछ तो इफेक्ट देगा ना। उसी तरह से यहाँ पे लोड सेंटर पे नहीं होके भले 2 mm भी अगर सेंटर से अलग है तो कुछ तो इफेक्ट देगा। तो IS कोड कहता है इस इफेक्ट को ध्यान में रखना होगा। इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं मिनिमम इसेंट्रिसिटी, कि कॉलम में एक मिनिमम इसेंट्रिसिटी आ ही जाता है। कई बार कोई एक्सीडेंटल आपका कोई एक सामान भारी सा गिर गया जिसकी वजह से एक सडन वहाँ पे एक एक्स्ट्रा लोड आ गया, तो हो सकता है आपका लोड का CG थोड़ा शिफ्ट कर जाए। तो कॉलम में सेंटर में यहाँ लोड नहीं लग करके, जैसे ये कॉलम है तो इसके सेंटर में यहाँ लोड लग रहा था लेकिन सडनली यहाँ पे एक लोड गिर गया तो CG जो है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा दूर आ गया। तो IS कोड कहता है कि अब ये थोड़ा सा दूर जो हम बोल रहे हैं इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू नहीं बताएंगे तो लोग इसको भी थोड़ा सा दूर मान लेंगे, इसको भी थोड़ा सा दूर मान लेंगे, बोलेंगे थोड़ा ही सा तो दूर है। अब थोड़ा सा का तो कोई डेफिनेशन देना पड़ेगा ना। तो IS कोड बोला कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी का हम एक वैल्यू बता देते हैं। अगर इसेंट्रिसिटी इतना के अंदर आ रहा है तो फिर आपका एक्सियली लोडेड ही उसको माना जाएगा। थोड़ा सा बस इसमें 10% का रिडक्शन कर देना स्ट्रेंथ में। मतलब है कि लोड का कैपेसिटी अभी आप बताए कि 200 किलो न्यूटन उठा सकता है, तो 200 किलो न्यूटन प्योर एक्सियल में उठा सकता था। थोड़ा बहुत अगर इसेंट्रिसिटी आ रहा है तो एक काम करो 10% रिड्यूस कर दो, बोलो 180 किलो न्यूटन ही लोड दिया जा सकता है, तो 20 किलो न्यूटन लोड को कम दो, इससे आपका वो इसेंट्रिसिटी वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मिनिमम इसेंट्रिसिटी से ज़्यादा का इसेंट्रिसिटी आ रहा है तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर वो आपके डिप्लोमा में 6 सेमेस्टर का सिलेबस आ जाएगा, फिर वो बीटेक का सिलेबस आ जाएगा, मतलब एडवांस होता चला जाएगा। फिर आपको मूवमेंट का कहानी भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहीं से वो टर्म आया मिनिमम इसेंट्रिसिटी, कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया कि थोड़ा बहुत जो एक्सीडेंटल लोड्स के वजह से आपका वर्कर जो काम करते हैं उसमें जो आपका एक्यूरेसी उनका जो अच्छा नहीं होता है, वर्कमैनशिप अच्छा नहीं होता है, उसके वजह से कुछ मिनिमम इसेंट्रिसिटी आ सकता है। अब ये जो कुछ आ सकता है जो IS कोड अलाउ कर रहा है, उस कुछ का वैल्यू आपको x डायरेक्शन के लिए और y डायरेक्शन के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है। बेसिकली दोनों एक ही फॉर्मूला है। जब x की बात कर रहे हैं तो x के साइड का जो डायरेक्शन है वो d हो जाएगा, जब y की बात कर रहे हैं तो उस तरफ का हम लोग b ले लेते हैं, तो b को ही हम लोग dy लिख दिए और dx लिख दिए, ताकि पता चले कि अगर ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, अगर आप इसेंट्रिसिटी x डायरेक्शन का निकाल रहे हैं तो ये वाला d लेंगे, और तो इसको हम लोग नाम दे दिए dx। अगर आप y डायरेक्शन का निकाल रहे हैं इसेंट्रिसिटी की सेंटर से इस साइड में कितना है तो ये वाला ले लेंगे, इसको हम लोग b बोलते थे, अभी आप इसको dy भी बोल सकते हैं। यही वाला वो फॉर्मूला है, अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाई 500, और यहाँ पे एक्चुअली शायद ये प्लस था, प्लस dx बाई 30। अब ये क्या है, अनसपोर्टेड। मान लीजिए आपका कॉलम का जो टोटल हाइट है अनसपोर्टेड, इफेक्टिव नहीं है ये, अनसपोर्टेड मान लीजिए 3 मीटर, तो 3000 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है, ये आ गया। प्लस मान लीजिए आपका कॉलम है 600 का, तो 600 डिवाइडेड बाई 30, ये कितना हो गया 20, और ये हो गया 6 इज इक्वल टू 26 mm का आपका इसेंट्रिसिटी आया इस वाले फॉर्मूला से। और यहाँ वाले से आपका कितना है 20 mm, दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा, इसका मतलब इसेंट्रिसिटी कितना है आपका 26 mm है कॉलम में। अब
26 mm तो इसेंट्रिसिटी आ गया, ये आपको समझ में आ गया लेंथ के हिसाब से और साइड के इसके हिसाब से कि आपका अलाउेबल जो है वो आपका 26 और 20 में से 26 mm आपका इसेंट्रिसिटी आ रहा है। अब आपको चेक करना होगा कि अलाउेबल कितना है। ये तो हुआ जो आ रहा है आपके कॉलम के लेंथ के हिसाब से और आपके साइज़ के हिसाब से। IS कोड एक फॉर्मूला बता दिया कि ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला है कि इस फार्मूला के हिसाब से आपका कुछ इसेंट्रिसिटी निकलेगा, दोनों में से जो निकले उसमें से जो मैक्सिमम है वो ले लो। आपको यहाँ पे एक वैल्यू हम लिख देते हैं 26 mm। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें मेरा अलाउेबल कितना हो सकता है। IS कोड इसके लिए भी बताता है कि जो मैक्सिमम है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का वैल्यू, जो मैक्सिमम वाला जो अलाउ किया जा सकता है वो 0.05 ऑफ D, जिस भी साइड की आप बात कर रहे हैं। इधर 26 आया है, इधर का D कितना था 600 आप लेके चले, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन किए थे। तो 600 का 5%, 0.05 वही होता है। तो 6% का 600 का 5% कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 mm। इसका मतलब है कि मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कितना आ सकता था, जो जितने के अंदर आपका ये सेफ रहता, तो 30 mm तक। आपके में कितना आ रहा है 26 mm, इसका मतलब सेफ है। इसका मतलब है कि आपके कॉलम में मिनिमम इसेंट्रिसिटी ही आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। ज़्यादा आता तो एक्सियली लोडेड से बदल जाता कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप अभी ओके हैं, आप सेफ हैं, आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर आप इस वाले फॉर्मूला को यूज़ नहीं कर पाते, चाहे ये वाला ले लीजिए चाहे आप ये वाला ले लीजिए, कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, ठीक है। तो अब इसेंट्रिसिटी लेकिन आ रहा है, जीरो तो नहीं निकला। जीरो होता तो प्योर एक्सियल हो जाता, इसेंट्रिसिटी तो आया। तो IS कोड कहता है कि फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर दो। तो क्या चेंज कर दे, तो यही PU का फॉर्मूला जो है वो अभी था 0.446 FCK, अब दूसरा वाला फॉर्मूला लिख देते हैं AC प्लस 0.75 FY ASC, यही आया था। इसको बोल रहा 10% रिड्यूस कर दो, तो 10% रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.446 का 10% जो होगा, जो 90% वाला जो वैल्यू होगा 10% रिड्यूस कर देते हैं तो ये बन जाएगा 0.4 FCK AC प्लस इसका भी जब 10% रिड्यूस कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.67 FY ASC। तो ये वाला आपका आ जाएगा PU का फॉर्मूला। ये क्या होगा, एक्सियली लोडेड के लिए, एक्सियली लोडेड कॉलम विथ मिनिमम इसेंट्रिसिटी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी आ रहा है उसके हिसाब से जो एक्सियली लोडेड है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला है। प्योर एक्सियल वाला केस था तो आपका ये 10% इसमें बढ़ा दीजिए, 0.4 का 0.45 हो जाएगा, 0.67 का 0.75 हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला है। अगर उस दूसरे वाले फॉर्मूला को करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, 0.4 FCK AG प्लस 0.75 का 0.67 FY ASC माइनस, लेकिन यहाँ पे 10% रिड्यूस नहीं करेंगे, 0.446 FCK इंटू ASC, क्योंकि ये तो वो कंक्रीट है ना जो बाहर निकल चुका था। तो जब वो बाहर निकल गया तो उसके अंदर का स्ट्रेस तो इतना ही रह गया ना, 0.446 FCK। जब लोड पड़ा, इसेंट्रिसिटी आया, तब जाकर के जो रिमेनिंग कंक्रीट था उसमें आपका इसेंट्रिसिटी आया, तब उसमें हम लोग 10% रिड्यूस किए। लेकिन ये वाला तो वो कंक्रीट है ना जो बाहर फेंका चुका है, जो आपका निकल चुका है कॉलम से, तो इसमें रिडक्शन कैसे होगा, इसमें तो लोड पड़ा ही नहीं ना, ये तो बाहर अलग से रखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे 0.446 ही रहेगा, यहाँ 0.4 कर दिए, यहाँ 0.67 कर दिए, यहाँ 0.446 ही रह गया, ठीक है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, इसी के लिए शॉर्ट में आपको ये वाला फॉर्मूलाज आपके बुक्स में दिया हुआ है, क्योंकि ये समझना आसान है कि यहाँ 10% कर दिए, यहाँ पे 10% कर दिए, क्योंकि यहाँ पे हम उसका सारा इफेक्ट तो AC लिखे, मतलब हम 0.446 FCK तो कंसिडर कर ही लिए ना उसमें, तो हम क्या किए, डायरेक्टली इसी को 10% कर दिए, थोड़ा सा इफेक्ट इसका भी उसमें आ गया। इसलिए ये वाला फॉर्मूला जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, और ये वाला फॉर्मूला भी जो है ये एक्यूरेट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि आप मेरे हिसाब से आपको IS कोड में भी यही वाला फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। AC क्या होता है, तो यहाँ पे शॉर्ट में हम नोट्स में लिख देंगे कि AG माइनस ASC होता है, ठीक है।
यही है आपका फॉर्मूला, जिसको निकालने से पहले आपको ये 2 घंटे का जो लेक्चर, जो लास्ट वाले क्लास में 1 घंटा और अभी वाले क्लास में जो 1 घंटा लिए हैं, वो इसी वजह से लिए हैं क्योंकि इसमें यूज़ होने वाले हर उस चीज़ के पहले हमको आपको समझाना था। अब मिनिमम इसेंट्रिसिटी समझाने के लिए हम वहाँ डिस्कस नहीं किए कि पहले हम आपको ये टोटल स्टोरी समझा देंगे, फिर मिनिमम इसेंट्रिसिटी आपको बता देंगे। अब यहाँ पे आपका सारा जो आईएस जो कॉलम वाला यूनिट है उसका सारा थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप मिनिमम इसेंट्रिसिटी जान लिए, आप इफेक्टिव लेंथ जान लिए, सिलेंडरनेस रेशियो जान लिए, आपका फॉर्मूला जो है निकालने का किस तरह से आप निकाले वो देख लिए, आईएस कोड के आप क्लॉजेस जान लिए, आपका डिज़ाइन ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम का सारा थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आ गया सीधा इसके बाद कि आईएस कोड का क्लॉजेस वाला पार्ट आएगा, तो वो अभी नहीं लाएंगे क्योंकि अभी तो लास्ट हम लोग अभी बॉन्ड तक तो हम लोग ले ही चुके हैं। तो अब हम आपको रिमेनिंग कॉलम का पहले न्यूमेरिकल करा देते हैं, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव सेशन लेने से पहले आईएस कोड का कॉलम वाला जो क्लॉजेस है वो भी दिखा देंगे। सब यहाँ डिस्कस कर दिए, लेकिन कोड में दिखा देंगे कि किस तरह से क्या क्या वर्ड्स लिखा हुआ है, ताकि आपको एटलीस्ट पता रहे कि हम कहाँ से वो वैल्यूज़ लेकर के आए। जितना भी हम आपको यहाँ डिस्कस किए, ये वैल्यूज़ आपको कहाँ पे लिखा हुआ था, ये सारी चीज़ें कोड में हम आपको दिखा देंगे। छोटा सा वीडियो होगा, अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसके बाद आपका यूनिट नंबर 3, 4, 5 ये तीनों कंप्लीट, आरसीसी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग स्टील की तरफ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे पहले कॉलम्स के, फिर उसके बाद आईएस कोड वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे, 2 लेक्चर इसका आ जाएगा, और फिर उसके बाद एक अलग से रखेंगे ऑब्जेक्टिव का सारा सेशन, जिसमें आपका 3, 4 और 5 तीनों यूनिट्स का आरसीसी को ऑब्जेक्टिव डिस्कस करके यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद स्टील पे मूव करेंगे। अब वो डिफ़िकल्टी लेवल कितना लगेगा, मेरे हिसाब से अब वो इसलिए आसान लगेगा क्योंकि हम आपको इधर लिमिट स्टेट का बहुत सारा कहानी समझा दी है। कब हम लोग क्या डिवाइड कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये यहाँ समझ में आ गया। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को उठाएंगे और इसी तरीके से उठा करके स्टील में ले जाएंगे, थोड़ा सा 1-2 लेक्चर उसमें भी टाइम लगेगा इंट्रोडक्शन को समझाने में। उसके बाद वापस से जब हम यूनिट पे आएंगे तो फिर आपको वो सारे फॉर्मूलाज अपने आप याद होने शुरू हो जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह से आपको समझा सके, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मेरे हिसाब से यूनिट नंबर 5 का भी थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाले क्लास में अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।